अस्सलाम वालेकुम डियर CSS एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बहुत अहम टॉपिक के ऊपर है। आज हम ऐसे पे बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश ऐसे कैसे लिखा जाता है और CSS का जो पेपर है इंग्लिश ऐसे का, इसको आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। मोस्टली देखा गया है कि इस पेपर में ज़्यादातर लोग या तो फेल हो जाते हैं या उनके मार्क्स कम आते हैं। इट इज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर इन द CSS एग्ज़ाम कि वो कितना अच्छे मार्क्स देते हैं, कितने टोटल एग्रीगेट मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। इसके अलावा जो पासिंग रेशो है एस्से के अंदर इंग्लिश एस्से में बहुत कम होता है। लिहाजा हम उन चीज़ों को देखेंगे आज कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से वीक पॉइंट्स हैं जिनको हम प्लग कर सकते हैं और जिनको हम थोड़ी तवज्जो दें, कंसंट्रेट करें और फोकस करें तो उन पे तवज्जो दें कि हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश एस्से की जब बात करें तो एस्से जो होता है वो एक टॉपिक के अराउंड लिखा जाता है, यानी कि उसमें जो फोकस आपका होगा एक टॉपिक के ऊपर होगा, वो एक टॉपिक के ही ऊपर होना चाहिए। उसे दाएं बाएं आपने डाइवर्ट नहीं करना अपने फोकस को। और इसमें डिफरेंट और सेवरल पैराग्राफ्स होते हैं जो कि उस एस्से के उस टाइटल के मुतालिक होते हैं या टॉपिक के मुतालिक होते हैं। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी आई कैचिंग एंड इट शुड बी around the thesis statement which is going to be presented in the last line of the introduction। उसमें हम आखिरी लाइन में हम इंट्रोडक्शन के थीसिस स्टेटमेंट देते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है और कैसे लिखी जाती है। फ़िलहाल हम आपको अभी पार्ट्स बता रहे हैं कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, तो उसके बाद उसमें डिफरेंट पैराग्राफ्स आते हैं जिसे पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ्स कहते हैं, और उसके बाद कंक्लूजन आता है। इंट्रोडक्शन के बाद जब हम लिखते हैं, अगर बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो इसमें बेसिकली हम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं और थीसिस स्टेटमेंट इसमें हम आखिर में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट जो होती है वो हमेशा इंट्रोडक्शन की आखिरी लाइन में आती है। लास्ट सेंटेंस यानी कि जो होगा इंट्रोडक्शन का वो थीसिस स्टेटमेंट का होगा। बॉडी पैराग्राफ्स का जैसे कि बताया कि वो आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद। जो बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वो थीसिस स्टेटमेंट जो आप लिखते हैं उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं या उसी को डेवलप कर रहे होते हैं, उससे हट के कोई बात नहीं होती। यानी कि पहले टॉपिक आ गया, टॉपिक जो आपको दिया जाएगा CSS के एग्ज़ाम के अंदर, प्लस के बाद उसका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन के बाद जो इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट आप क्रिएट करेंगे आखिरी लाइन में, उसी को सपोर्ट करते हुए उसी को डेवलप करेंगे, मज़ीद आप एक्सपेंड करेंगे अपने बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर। लास्ट पैराग्राफ जो होगा वो कंक्लूजन का होगा, जिसमें आप अपने जो भी एस्से है उसको रैप अप करेंगे और जो बातें आपने लिखी हैं उनको समराइज करेंगे। पहला पैराग्राफ जैसा मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन का होता है, और उसके बाद फिर बॉडी पैराग्राफ्स और फिर कंक्लूजन आता है। इसमें जो टिप्स आपको मैं फराहम कर लूँ पहले, इससे पहले कि हम मतलब इंट्रोडक्शन को हम अलग से इसको स्टडी करें। टिप्स ये हैं कि आपका एस्से हमेशा थर्ड पर्सन में होना चाहिए, यानी कि उसमें ही, शी, दे, हर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए, इस तरह के प्रोनाउन इस्तेमाल होने चाहिए, ना कि आप फर्स्ट या सेकंड पर्सन में इस्तेमाल नहीं करें उसमें। ये एस्से के जो आप कह रहे हैं जो टिप्स हैं उसमें आता है कि इसमें मोस्टली जो अच्छे एस्से लिखे जाते हैं वो थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं, यानी कि आई और यू में ना लिखे जाएँ। इसके अलावा ये कि अगर आप कोई सोर्सेज दे रहे हैं या आप कोई कोटेशन दे रहे हैं, किसी का स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस स्टेटमेंट को आप डबल कोटेशन में दें और उसको साइड भी करें कि वो किसकी है स्टेटमेंट। यानी कि ऐसा ना लगे कि वो आप किसी और के अल्फाज जो हैं वो चुरा के अपने अल्फाजों में बयान कर रहे हैं कि वो आपके हैं। लिहाजा ये चीज़ नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाती है और आपके मार्क्स लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर। लिहाजा आप इस चीज़ को तवज्जो रखें कि अगर पहले तो साइड करें तो उसके बाद फिर उस स्टेटमेंट को आप डबल कोटेशन में लिखते हुए, क्योंकि डबल कोटेशन का मतलब ही ये है कि वो आपकी स्टेटमेंट नहीं है, आप डबल कोट्स में डालें उसको। सेकंड, उसका अगर आपको पता है कि उसका किसकी स्टेटमेंट है, किसी ऑथर की है या किसी प्रोफेशनल की है, तो आप उस बंदे का आप नाम लाजमी लिखें। इसी तरह आप जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ा ख्याल ये रखें कि पंक्चुएशन और ग्रामर का ख़ास ख्याल रखा जाए। उसमें जहाँ कहाँ कॉलन लगना है, कहाँ सेमी कॉलन लगना है, कहाँ कॉमा लगना होता है, आपको ये रूल्स पता होने चाहिए पंक्चुएशन के, ताकि आप ग्रामर की मेजर मिस्टेक्स जो होती हैं वो ना करें। जैसे कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, उनमें कहाँ पे कॉमा लगना है, कहाँ पे नहीं लगना है। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें कहाँ कॉमा लगना है,
कॉलन कहाँ लगना है, जब सेंटेंसेस दो एक जैसे होते हैं उनमें बीच में सेमी कॉलन लगता है जैसे रूल में आता है। तो इस तरह के रूल्स आपको मालूम होने चाहिए ताकि आप जो माइनर चीज़ें होती हैं इनसे मेजर मिस्टेक इनकर होती हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि जो आपने ऐसे लिखा है उसके लिखने के बाद आप उसको गो थ्रू ज़रूर किया जाए, रिवाइज ज़रूर करें उसको लिखने के बाद। और उसके अलावा जो कंक्लूजन है उसमें आप लिखते हुए ये ख्याल रखें कि उसमें कोई नई बात ना आए। दे शुड नॉट बी एनी न्यू थिंग टू बी डिस्कस्ड इन द कंक्लूजन। रादर वो आपको समराइज वे में आपका एक कंक्लूजन होगा जिसमें आप इन नट शेल उस तमाम हिस्से में जो बातें आपने डिस्कस की हैं उनको आप समराइज करेंगे, एब्रिज करेंगे। असल में इंट्रोडक्शन हो गया या कंक्लूजन हो गया या बॉडी पैराग्राफ, आपने जो रीडर की टेंशन है उसको डाइवर्ट नहीं होने देना, बल्कि उस टेंशन को आपने बरकरार भी रखना है और उसके साथ साथ उसमें इजाफा भी करना है। जब आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में सबसे पहले वो जो पार्ट आता है पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ जो होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। बेसिकली इसकी मिसाल मैं आपको समझाने से पहले ये बताऊं कि जैसे कि आप मछली या फिश पकड़ते हैं उसके लिए आपको हुक चाहिए होता है। हुक आपको क्या करता है कि उस फिश को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। जस्ट लाइक आपने इंट्रोडक्शन में वो हुक इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से आप रीडर की अटेंशन को रिटेन कर सकें। ये हुक जो होता है कई तरह के हो सकते हैं, कोई सरप्राइजिंग स्टेटमेंट हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई कोटेशन से स्टार्ट हो सकता है, कोई एनेक्डोट या कोई एनेक्डोट मीन्स यानी कि कोई शॉर्ट स्टोरी हो सकती है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये ख्याल रखें कि क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किए जाते ऐसे के अंदर, क्योंकि इससे ज़ाहिर होता है कि आपको अपने ऐसे या उस टॉपिक के ऊपर अबूर हासिल नहीं है, बल्कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं इसका मतलब आपको खुद नहीं पता कि आप क्या लिखने जा रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आपको ज़्यादा नहीं लिखने होते हैं ऐसे के अंदर। आप ये कर सकते हैं कि सरप्राइजिंग क्वेश्चन शुरू में इंट्रोडक्शन में एज अ कैच, एज अ हुक आप कह लें, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है वो आपके ऐसे में क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। इसी तरह कोई क्वेश्चन रेट्रिकल नहीं होने चाहिए, मतलब ये टू द पॉइंट और ऐसे होने चाहिए कि जो कि मतलब रियली होल्ड्स वाटर, और उसमें रेट्रिकल ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो आपके जिसे कहते हैं मुबालगा आराई पे मबनी हो। कोटेशन से भी स्टार्ट किया जा सकता है, तो बहुत फेमस कोटेशन, लेकिन फेमस से मुराद हैकनेड ना हो, कॉमन प्लेस ना हो, या एक ऐसी भी स्टेटमेंट यूज़ की जा सकती है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं इल्म, जिसको नहीं मालूम कि ये स्टेटमेंट मौजूद है या सुनी नहीं लोगों ने। ऐसी स्टेटमेंट यूज़ करने से भी काफ़ी टेंशन ग्रैब होती है, क्योंकि अगर आप ऐसी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो आमतौर पे अपने हुर्फ़ आम में बहुत ज़्यादा ज़ेर इस्तेमाल है, तो वो फिर लोगों की टेंशन ग्रैब करने में उसका फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह वो स्टेटमेंट यूज़ करें या वो कोड यूज़ करें जो कि रेलिवेंट हो ऐसे के साथ। ये ना हो कि ऐसे लिखने को आया हुआ है किसी इकॉनमी के ऊपर और आप उसके ऊपर कोई फॉरेन अफेयर या फॉरेन रिलेशंस के ऊपर या आईआर के मतलब कोई स्टेटमेंट किसी की या सोशोलॉजी की या कोई इस तरह किसी और सब्जेक्ट की फैकल्टी या डिसिप्लिन की आप उसको जोड़ रहे हैं उसके साथ, तो ये भी जो है पॉजिटिव चीज़ नहीं है। लिहाजा आप ख्याल रखें कि कोटेशन वो लिखी जाए जो रेलिवेंट हो ऐसे के साथ। इसी तरह आप एज अ हुक यानी कि टेंशन ग्रैबर के तौर पे पहली स्टेटमेंट जो लिख सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ बताई है पहले, कोटेशन हो सकती है, कोई एनेक्डोट या शॉर्ट स्टोरी हो सकती है। इसी तरह आप कोई स्टेटिस्टिकल फिगर भी दे सकते हैं कि मिसाल के तौर पॉपुलेशन पे अगर ऐसे आता है तो आप ये लिख सकते हैं कि दुनिया में इस टाइम पॉपुलेशन इतनी है। अब वो स्टेटिस्टिकल डेटा जो होना चाहिए वो इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए कि किसी को समझ ही ना आए, और इतना बोरिंग भी नहीं होना चाहिए कि इंसान जो है वो, क्योंकि कि स्टेटिस्टिकल डाटा जो है वो बॉर्डम या बॉर्डम क्रिएट करता है। तो लिहाजा आप ऐसे स्टेटिस्टिकल डाटा को हुक के तौर पर इस्तेमाल ना करें जिससे बॉर्डम क्रिएट हो, बल्कि ऐसा स्टेटिस्टिकल डाटा इस्तेमाल करें जिससे आप अटेंशन ग्रैब कर सकें और उसका रीडर का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रख सकें। इसी तरह टू मैनी स्टेटिस्टिक्स आप इस्तेमाल ना करें। ये ना हो कि आप पूरा ऐसे के अंदर अपने स्टेटिस्टिक्स से भरा हुआ है ऐसे, और जिस तरह के क्वेश्चन का मैंने कहा कि क्वेश्चन आप शुरू में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह स्टैटिस्टिकल डेटा जो है वो आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, शुरू में इस्तेमाल करें, बीच में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ इस्तेमाल करें, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिकल डेटा, और ख़ासकर आप टेक्निकल को ऐसे लिख रहे हैं किसी इकॉनमी पे या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर जिसमें रीडर का इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं और ऐसा डेटा इस्तेमाल किए, कॉमन स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किए हैं जो कि बहुत आम का हैकनिंग टाइप की होती हैं। इसी तरह जो हुक है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए है,
और ना सिर्फ इंटरेस्टिंग होगा तभी वो इफेक्टिव भी होगा। तो इफेक्टिव के लिए ये तमाम चीज़ें आप जहन में रखें, जैसे कि मैंने बताया, कोटेशन हो सकती है, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मार्क हो सकता है, स्टैटिस्टिकल डेटा हो सकता है, कोई एनेक्डोट हो सकती है। इस तरह से आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट आप कह लेंगे, फर्स्ट सेकंड, पहली जो दो आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगी। उसके बाद फिर आप आस्ता आस्ता उसको आप बढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन को, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आप फिर आएंगे थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। इसको आप फनल के तौर पे भी ले सकते हैं कि पहले आप कॉमन स्टेटमेंट डालते हैं जेनेरिक टाइप की, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक होते जाते हैं, मजीद स्पेसिफिक होते जाते हैं, और फिर आखिर में आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। इसका हम अभी जिक्र करेंगे कि वो कैसे बनती है। इस फनल तरीके के मेथोडोलॉजी के मुताबिक ये है कि आपने स्टार्ट लिया एनेक्डोट से, किसी मतलब एक जनरल स्टेटमेंट दी, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा फ्राहम किया, कोई आपने कोटेशन दी जनरल टाइप की जनरलाइज वे में। उसके बाद फिर आप आस्ता आस्ता स्पेसिफिक होते गए अपने टॉपिक के साथ साथ, और 3-4 लाइनों के बाद आपने आखिर में आपने थीसिस स्टेटमेंट विच शुड बी योर लास्ट स्टेटमेंट इन द पैराग्राफ, वो आपने देनी होती है। इस तरह आप जो है वो स्पेसिफिक होते होते आस्ता आस्ता अपने स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे और अपने एक्चुअल ऐसे के टॉपिक की तरफ आएंगे। अब ये कि जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, उसमें जो थीसिस स्टेटमेंट होती है उसमें दो पार्ट्स होने चाहिए, तब वो थीसिस स्टेटमेंट बनती है। एक उसका टॉपिक और एक कंट्रोलिंग डेटा, कंट्रोलिंग आइडिया। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं कि किसी मुल्क की इकॉनमी पे अगर आता है कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिजास्टर या जो भी क्लैमिटी है, तो उस टॉपिक का जिक्र आना ज़रूरी है उसके अंदर। और साथ साथ कंट्रोलिंग आइडिया, यानी कि उसमें कौन किसका रोल बनता है इसको ठीक करने का। मिसाल के तौर पे अगर इकॉनमी पे आया हुआ है तो आप इकॉनमी का जिक्र करेंगे कि जी इकॉनमी ठीक करने के लिए हुकूमत को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। अब इस तरह के थीसिस स्टेटमेंट में आप देखेंगे कि जो टाइटल है ऐसे का वो भी आ गया कि इकॉनमी है। सेकंड, कंट्रोलिंग आइडिया भी आ गया कि किसने क्या करना है, यानी हुकूमत ने स्पेसिफिकली इसके ऊपर स्टेप्स लेने हैं। इसी तरह क्राइम पे अगर ऐसे लिख रहे हैं आप, तो क्राइम के ऊपर आपने लिख दिया कि जी हाँ जी, क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को बड़े सॉलिड और कॉन्क्रीट एक्शन लेने चाहिए। तो कंट्रोलिंग आइडिया इसमें जो कंट्रोल एक्शंस हो गए या गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लेने हैं वो हो गए, और जो टॉपिक है वो क्राइम का है तो वो भी आ गया। तो इस तरह से आपकी थीसिस स्टेटमेंट भी है वो बन जाती है। थीसिस स्टेटमेंट बनाने के बाद आप फिर जो बाकी पैराग्राफ्स होते हैं, बॉडी पैराग्राफ्स, उसमें आप उन्हीं थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कंट्रोलिंग आइडिया को, कि आपने लिखा कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने हैं। अब वो क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, कैसे लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, वो फिर आपके बॉडी पैराग्राफ्स में आस्ता 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 टॉपिक वाइज वो आस्ता आस्ता सब पैराग्राफ्स में और पैराग्राफ्स में आते जाएंगे। एक और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँ वो बहुत अहम है कि आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या इंट्रोडक्शन वो 6 स्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 6 सेंटेंसेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा सेंटेंसेस से होने का मतलब है कि आपका जो एस्से ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, बल्कि डिसऑर्गेनाइज्ड है। लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि आपका इंट्रोडक्शन 6 सेंटेंसेस से ज़्यादा ना हो, जिसके अंदर आपका पहला हुक स्टेटमेंट भी आ जाए, जिसके अंदर प्लस उसके अंदर फिर आप 2-3 स्टेटमेंट आपकी जो स्पेसिफिक होते जाएंगे आस्ता आस्ता टॉपिक से मुतालिक, और फिर आखिर में आपकी जो छठी जो स्टेटमेंट होगी, 6th स्टेटमेंट या सेंटेंस, वो आपका होगा थीसिस स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें जहन में रखते हुए आप जब ऐसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा बनता जाएगा। इसके अलावा जिस तरह कि मैंने बताया कि जो थीसिस स्टेटमेंट है उसमें 2 चीज़ों का फिर ख्याल रखना है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि टॉपिक होना चाहिए उसके अंदर, प्लस उसके अंदर जो कंट्रोलिंग आइडिया है, यानी कि आप उस टॉपिक से मुतालिक क्या कहने जा रहे हैं, आपका अपना सोल्यूशन क्या है उसके ऊपर। कि अगर इकॉनमी ठीक होने जा रही है तो इकॉनमी ठीक करना किसका काम है, कैसे करेंगे, वो जो वाट वाला क्वेश्चन है कि कैसे क्या, वो क्या चीज़ है जिसके ज़रिए वो चीज़ ठीक होगी, वो आपका कंट्रोलिंग आइडिया है जो कि थीसिस स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट है। लिहाजा टॉपिक एंड कंट्रोलिंग आइडिया जो है दोनों मिला के आपकी थीसिस स्टेटमेंट बनती है, और थीसिस स्टेटमेंट बनाने के बाद फिर आगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ में अपना ऐसे शुरू करते हैं। आपने इसी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है अपने पूरे ऐसे के अंदर, और आपने स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे रहते हुए और इसी थीसिस के ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर रहते हुए अपने पूरा ऐसे कंप्लीट करना होता है। इस तरह से आपकी ऐसे जो है वो चलता रहता है। आप ये ख्याल रखें कि थीसिस के अंदर आपने ये नहीं लिखना कि जिस तरह के वर्ड होते हैं कि आई विल टॉक अबाउट दिस और दिस टॉपिक दिस एसे इज अबाउट दिस, ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करने, बल्कि आपने सिंपल ये टाइटल देना है कि मिसाल क्राइम के ऊपर है तो क्राइम जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने स्टेप्स लेने हैं। ना कि आप लिखेंगे दिस एसे इज अबाउट कंट्रोलिंग क्राइम,
या दिस एसे इज अबाउट हाउ टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस तरह के अल्फाज नहीं लिखने, बल्कि आपने स्पेसिफिक होके आपने सिर्फ टाइटल और प्लस उसके बाद कंट्रोलिंग आइडिया जिस तरह मैंने बताया उस तरह से लिखना होगा। इस तरह से आपकी जो है वो थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगी। थीसिस स्टेटमेंट आर्गुएबल होनी चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि ये स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, तो आर्गूमेंट उसमें आप नीचे देंगे फिर आगे आके कि वो क्या स्टेप्स हो सकते हैं, और उन स्टेप्स के मुताबिक आप फिर अपने एग्जाम्पल भी देंगे साथ उसके, और फिर उसके बाद उसको प्रूव करने के लिए इस आर्गूमेंट को कि गवर्नमेंट क्या वाकई ये स्टेप्स लेके ठीक कर सकती है इकॉनमी को या क्राइम को कंट्रोल कर सकती है। तो उसमें आप जो है आस्ता आस्ता वो आप अपना जो एसे है उसको आप बनाते जाएंगे। इसके अलावा थीसिस में बेसिकली आपका ओपिनियन होता है उस एसे के मुतालिक कि आपका ओपिनियन क्या है, कि इकॉनमी का अगर एसे है या किसी फॉरेन अफेयर्स का है या किसी लिटरेरी एसे है, लिटरेचर की स्टेटमेंट है उसके ऊपर है, तो आपका ओपिनियन क्या है उसके ऊपर। टाइटल आ गया और आपका ओपिनियन आ गया उसके साथ, ये दो चीज़ें मिलके आपका थीसिस स्टेटमेंट बनाती हैं। इन दोनों के वजह देके अगर आप काम करेंगे तो आपका अच्छा थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगा। इसके बाद आप ये है कि जैसे मैंने बताया कि डू नॉट यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन योर एसे, और थीसिस के अंदर भी आपने जो है वो प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रोनाउन यानी आई, ही, शी, दे, इट, इसमें कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। सिंपल सिंपल टॉपिक आएगा, उसका टाइटल आएगा एसे का, और आपका कंट्रोलिंग आइडिया आएगा। इसमें कोई प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना। ये एक आपकी जनरल टिप आपको दी जाती है इसमें आमतौर पे कि ऐसे में ये चीज़ जब मलूज़ खातिर रखी जाए जब आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, और इंट्रोडक्शन में भी खासकर जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे हो। इसी तरह आप ये एज्यूम ना करें कि रीडर सब कुछ जानता है। अगर आपको ये एज्यूम कर लेंगे कि वो जानता है तो फिर आपकी जो मोटिवेशन है आगे लिखने की वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। आप ये समझें कि आपके रीडर को अभी पता ही कुछ नहीं है। आपने जो ओपिनियन जनरेट किया है वो ओपिनियन आपका अपना है, और उसके बाद आपने जब इसका एक्सप्लेन करना शुरू करना है, जहन में ये रख के अपने लिखना है कि रीडर डजंट नो एनीथिंग, लिहाजा उससे आपका ऐसे और मज़ीद बेहतर होता जाएगा। ये स्टेट बताने के बाद आपको दोबारा मैं जो रिपीट कर दूं कि गुड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखने के लिए हुक का इस्तेमाल करें, फनल मेथड का इस्तेमाल करें जिसमें आप जेनेरिक स्टेटमेंट डालते हैं, फिर स्पेसिफिक होते जाते हैं, और आस्ता आस्ता फिर आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। थीसिस स्टेटमेंट के आपको टाइटल होता है, टॉपिक होता है ऐसे का, प्लस आपका कंट्रोलिंग आइडिया होता है। इसके लिए अगेन मैं आपको बताऊं कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, आप पहले ऐसे की तैयारी जब कर रहे हो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखने की तैयारी करें, और इंट्रोडक्शन जितना अच्छे तैयारी करेंगे लिखने की उतना ही अच्छा आपका जो है ऐसे वो आपकी आई ग्रैबिंग होगा, अटेंशन ग्रैबर होगा उसमें, और आपका जब रीडर होगा या एग्जामिनर होंगे वो आपका जब ऐसे का पेपर चेक करेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा पेश खिदमत करेंगे आपको कि बाकी जो ऐसे है पैराग्राफ है इसके बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं और कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।